ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस लेफ्ट। वैसे देखा जाए तो ये लास्ट चैप्टर है, बट हमने अभी ड्यूअल नेचर नहीं किया है एंड दैट विल आल्सो बी अ वेरी स्मॉल चैप्टर और इट विल आल्सो टेक ओनली वन क्लास। ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट 2 or 3 क्लासेस इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन यू विल प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड्स और ऑफलाइन क्लासेस आर आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो एक डिस्कशन ये भी करना है कि टाइमिंग्स हम वही रखेंगे जो कि हमारे पहले वाले टाइमिंग्स थे और उसमें वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक numericals on different topics and the graphs which may be asked in your final board exam। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका एनसीईआरटी का, द सेकंड आई थिंक द रिमेनिंग पार्ट जो कि फर्स्ट में नहीं आया था, अब जो बचा हुआ है इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई का जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बेटा, तो वो एक चीज के ऊपर खास जोर देते हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि एक सीबीएसई हर साल एक ना क्वेश्चन पेपर डिजाइन बेसिकली रिलीज करता है और उस क्वेश्चन पेपर डिजाइन के अंदर इट इज गिवन के मोर focus will be given on the graph or the graphical representation of different formulas or different results। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में से ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल्दो कि आज जो मैं आपके साथ पार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये पार्ट आपके पास 3 अलग अलग उसकी फॉर्म में है। लेट्स से कि जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 1, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी थियोरेटिकल। ठीक है, और इसके अंदर कंप्लीट थियरी ही थियरी है। तो वी विल गो थ्रू दिस पार्ट विद द स्लाइड्स ओनली। एंड इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 के अंदर देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ सर्किट्स। और वो जो नंबर ऑफ सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स अब आपके पास इस पर्टिकुलर ईयर में सिलेबस में रिड्यूस हो गए हैं। पहले ट्रांजिस्टर और जेनर डायोड भी हुआ करते थे और उसके सर्किट्स काफी इंपॉर्टेंट थे, बट दिस टाइम वी डोंट हैव ट्रांजिस्टर्स एंड जेनर डायोड इन आवर कोर्स। लेकिन ये जो मैंने कल आपके साथ एक स्लाइड्स शेयर करी हैं, ये एक पर्टिकुलर पीपीटी जो शेयर करी है, इसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है एंड यू ओनली हैव टू डू दैट पार्ट व्हिच इज इन योर सीबीएसई सिलेबस। बाकी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी की पूरी स्लाइड्स को कर सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर डेरिवेशन, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स वगैरह सब चीजें हैं, इवन द सर्किट्स आर आल्सो देयर। ठीक है, विद ग्राफ्स। लेकिन जो सर्किट और ग्राफ वाला पार्ट है वो हम लोग बोर्ड पर ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 1। अब पहली बात कि जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे बनते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग आज से लगभग 50 साल पहले की बात करें या 60-70 साल पहले की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शुरुआत हुई थी बेटा इन द ईयर और इन द डेकेड ऑफ 1970s। उससे पहले हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हुआ करते थे, दे ऑल आर वैक्यूम ट्यूब बेस्ड डिवाइसेस। बट वैक्यूम ट्यूब्स आर वेरी बल्की और उनको ऑपरेट करने में भी काफी टाइम लगता था, दे वर स्लो टू ऑपरेट। तो इसीलिए एक जरूरत महसूस हुई कि हम लोग किसी तरीके से इन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सकें। एंड द आइडिया वाज कि एक तो साइज रिड्यूस हो जाए और दूसरा ऑपरेशनल टाइम भी रिड्यूस हो जाए। तो लाइक आज से कुछ 50 एक साल पहले जो रेडियोज आते थे, वो भी वैक्यूम ट्यूब से बने हुए रेडियोज आते थे। उन रेडियोज को ऑपरेट करने के लिए आपको उसको 5-7-10 मिनट पहले चला के छोड़ देना पड़ता था, फिर उसकी एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, वो गर्म होती थी। उसके बाद वहां से कोई सिग्नल वो रिसीव करना स्टार्ट करता था। तो ऑपरेशनल टाइम भी रिड्यूस करना था और बल्कि साइज को भी रिड्यूस करना था। तो सबसे पहले शॉकले ने एक डायोड का कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट डायोड वाज बेस्ड ऑन द सिलिकॉन। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। अब हम लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल हम अगर हमारी देखें तो उसके अंदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स,
सेमीकंडक्टर्स या आप कहें उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, और चौथा इनर्ट गैसेस। इन चारों में से कंडक्टिविटी मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। इनर्ट गैसेस जनरली हम लोग कहते हैं कि क्योंकि इनर्ट है तो वो आयनाइज नहीं होती हैं, बट हाँ देयर आर मेथड्स जहां से कि आप उनको आयनाइज कर सकते हो, या जैसे आप उनको आयनाइज कर सकते हो। बट सेमीकंडक्टर्स एक स्पेशल एक कैटेगरी है जहां पर कि आप उन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग इनहैंस कर सकें। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, नाइदर दे आर मेटल्स नॉर दे आर नॉन मेटल्स, तो देयर इन कंडक्टिविटी इज समवेयर इन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसी पर्टिकुलर चीज को कैशन किया गया, इसी प्रॉपर्टी को कैशन किया गया, और सेमीकंडक्टर्स से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए। अब जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये किस पर बेस्ड होंगे, मेटलॉइड्स पर बेस्ड होंगे। तो मेटलॉइड्स जो कि बहुत फेमस हैं, जिनके ऊपर जनरली सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे हमारे पास जो मेटलॉइड्स होते हैं, या हम सेमीकंडक्टर्स बोले प्रॉपर्ली, तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि हमने नाम लिया सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कंपाउंडल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, या एल्यूमिनियम गैलियम सल्फाइड, इस तरह के। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, बट we will restrict our discussion, we will confine our discussion to the elemental semiconductors only। यानी हम यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बात करने वाले हैं, इसके अलावा हम लोग डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। स्लाइड नंबर 2 में देखें तो एनर्जी बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो energies of electrons in a free atom cannot have arbitrary values but only some definite values। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा या एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल होता है उनका एटम के अंदर, और वो डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, तो उनकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, डेफिनेट एनर्जीज होती हैं। लेकिन इससे अलग अगर हम एक सिंगल एटम के बजाय एक क्रिस्टल की बात करें तो एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई हो जाते हैं। जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के अंदर एटम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आइदर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स और दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसा करते हुए एनर्जी लेवल्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं, बट दीज वेरिएशंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड टू द आउटर मोस्ट शेल्स और टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। लेकिन जो इनर मोस्ट शेल्स और इनर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं, वहां पर एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं, एनर्जीज में कोई वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन जो वेरिएशन हमें आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका जो रीजन होता है वो होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड between the core of the atoms and the shared electrons. So energy levels are split up or spread out, forming energy bands। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब अगर हम एक सिंगल क्रिस्टल की बात करें सिलिकॉन के, हैविंग n atoms, each atom can associated with a lattice site। और जनरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ठीक है। तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से हमें दिखाई देगा, और वैसा क्यों होता है ये आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लें कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। अब यहां आप देखें, सबसे पहले मेटल्स की बात की जा रही है। जो फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम है मेटल्स का, shows that conduction band is only partially filled with electrons, ठीक है। और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल है, लेकिन इसमें जो नीचे वाला बैंड है जहां पर आप देख रहे हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड, दे आर ओवरलैप्ड।
और इसी ओवरलैपिंग में बीच में आपको कुछ रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेडिली इन एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आप मेटल्स की बात करो तो मेटल्स जनरली एक्साइटेड, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे आर जनरली इन रेडिली एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो ओवरलैपिंग आपको दिखती है, तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट के अंदर अवेलेबल है। आप हल्का सा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन यू विल हैव सम करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। The electrons in the valence band overflow into conduction band and are free to move about the crystal for conduction. Highest energy level in the conduction band occupied by electrons in a crystal at absolute zero temperature is called its Fermi level. Fermi level की definition is very important, पेपर में आ जाती है, इसको याद कर लेना। साथ ही साथ कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो लोग फर्मी एनर्जी भी पूछ लेते हैं। तो जैसे उसने बोला द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो आपको यहाँ पर ये होल लाइन, दोनों लाइंस को लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो सिर्फ वो फर्मी लेवल की डेफिनेशन मानी जाएगी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज फार एज द डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, तो डायग्राम ऑफ valence and conduction band of metals is the first diagram which is very important. Now यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करने की शुरुआत करेंगे। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स के बैंड में आप देख रहे हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में देयर इज अ गैप। This gap is in the range of 1 electron volt and is called forbidden energy gap. Now this particular gap basically suggests that the electrons which are in the valence band, if you want a semiconductor to conduct, तो आपको इन वैलेंस बैंड में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब कंडक्शन बैंड में ये कब जाएंगे? जब इन वैलेंस बैंड को, वैलेंस बैंड के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को आप कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके आसपास की कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके किसमें चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। At absolute zero temperature, no electron has energy to jump from valence band to the conduction band, and hence the crystal is an insulator. यानी सेमीकंडक्टर्स को अगर आप absolute zero temperature पे देखें तो they behave like an insulator, लेकिन at room temperature they start conducting, the electron starts gaining more energy. अब ये एनर्जी उनको थर्मल एक्साइटेशन की वजह से भी मिल जाती है और थर्मल एजिटेशन की वजह से भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। तो एट रूम टेम्परेचर दे आर मोर कंडक्टिंग, और यहां पर वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे आर रेडिली इन द स्टेट ऑफ कंडक्शन। एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप एंड मूव्स टू द कंडक्शन बैंड टू कंडक्ट even under the influence of very weak electric field. Now you can imagine कि एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट को, यानी एक अगर हम लोग लेट्स से कि सिलिकॉन बेस्ड अगर हमारे पास कोई भी एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम उसको कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो यू ओनली रिक्वायर 0.6 to 0.7 volts of potential difference और it starts conducting heavily. अगर आप 0.6 वोल्ट से कम की बात करें तो वो आपको कंडक्ट करता हुआ नहीं दिखाई देगा इवन एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन 0.6 to 0.7 वोल्ट्स में वो कंडक्ट कर जाता है एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग हेविली। लेकिन हम हेविली कह तो रहे हैं, बट आप सोचो दिस करंट इज बेसिकली इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, ठीक है। एक सिंपल से सेमीकंडक्टर डायोड की अगर हम बात करें तो ये करंट मिली एम्पियर्स में होता है, लेकिन 0.7 वोल्ट्स के ऊपर इतना करंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। As an electron leaves the valence band, it leaves some energy level in band as unfilled. Such unfilled regions are termed as holes in the valence band. They are mathematically taken as positive charges. Important बात ये है बेटा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, अब वैलेंस बैंड है वो एक क्रिस्टल है,
और क्रिस्टल में से जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, एक वैकेंसी छोड़ देगा। उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। अब वैकेंसी छूट गई, जनरली दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। और ये जो होल होगा, क्योंकि वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन मूव करके चला गया, तो वैकेंसी इज बेसिकली इमोबाइल। सो होल्स आर इमोबाइल आयंस वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल आयंस। तो होल की अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यानी इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। दैट इज व्हाई होल इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज। Any movement in the region is referred to a positive hole moving from one position to another. Now this is very important कि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी थ्रू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ऐसा होते हुए उसने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि हमें हमेशा यही पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द कंडक्टर्स, बट यहां पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो वहां पर भी जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो वहां पर भी किसी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या किसी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा। वाइल डूइंग सो वो पीछे क्या कर जाता है, एक होल छोड़ जाता है, एंड होल इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव चार्ज मैथमेटिकली। तो वो होल भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आसपास में होंगे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से देखा जाए, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल्स आल्सो, यानी एक जगह से होल बना, फिर उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरी जगह पर एक होल रिकंबाइन हो गया या कंपेंसेट हो गया उसी इलेक्ट्रॉन से। तो इट सीम्स दैट वन होल इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। So hole seems to be moving, but generally holes are immobile charges. ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Next, insulators. अब इंसुलेटर्स के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में देखें तो गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस गैप इज वेरी लार्ज। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है कि आप एनर्जी गैप अगर डायमंड के लिए देखें तो दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतने लार्ज एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं होता ओवरकम करना। सो इंसुलेटर्स जनरली रिमेन्स नॉन कंडक्टिंग. While coming out of the covalent band, it leaves behind a vacancy named hole. An electron from the neighboring atom can break away and can come to the place of the missing electron, completing the covalent bond and creating a hole at another place. The hole moves randomly in the crystal lattice. The completion of a bond may not be necessarily due to the electron from a bond of a neighboring atom. The bond may be completed by a conduction band electron, that is free electron, and this is referred as electron hole recombination. तो जो कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब वो फ्री होके कहां जाएगा, किसी पॉजिटिव साइड की तरफ ही मूव करेगा, जहां पर वो जाके उस होल के साथ रिकंबाइन हो जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिफाइंड हियर, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन means the completion of a bond may not be necessarily due to an electron from bond of a neighboring atom. वो कहीं दूर से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो कहीं दूर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसका ओरिजिन जहां से हुआ होगा बॉन्ड टूट के, वहां पर एक होल क्रिएट हुआ होगा, और वो कहीं पर भी जाके अगर एक होल के साथ रिकंबाइन करता है तो इट सीम्स दैट होल इज मूविंग फ्रॉम द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन टू द साइट फ्रॉम वेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड। तो इसी को बोला जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। नाउ जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था उसका डायग्राम यहां से आप समझने की कोशिश करें। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स ब्रॉडली, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं,
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर की कोई एक डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है? आप अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे या किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो जनरली इट इज गिवन दैट द इम्प्योरिटी कंटेंट ऑफ 1 part per 100 million parts is permissible. More than this impurity content, the substrate or the substance is said to be impure. अब हमारे पास इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी कंटेंट जो परमिसिबल इंप्योरिटी कंटेंट है दैट इज 1 part per 100 million parts. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक लैटिस देखने की कोशिश कर रहे हैं. ध्यान से देखें, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने आसपास में पड़े हुए जर्मेनियम एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे. तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो एनर्जी गैप है दैट इज 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड आपको यहां दिखाई दे रहे हैं. नीचे आप देख पा रहे हैं सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं जहां पर वो उसको दिखा रहा है कि भाई यहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी दीज बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग. अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो पीछे क्या छूट जाएगा? एक होल छूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया? कंडक्शन स्टेट में चला गया. यानी इसको ज्यादा एनर्जी मिली तभी इसने इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा और ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, जबकि ये इनिशियली कहां पर था? वैलेंस बैंड में था. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है. The energy gap in silicon is 1.1 electron volt and germanium is 0.74 electron volt. अब बेटा इस बात को जरा ध्यान से समझना, इस पर्टिकुलर लाइन को याद कर लो. That energy gap in silicon is 1.1 electron volt. 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है, ठीक है? और जर्मेनियम is 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे एक बात बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से कौन जल्दी कंडक्ट करेगा? जर्मेनियम. बिकॉज जर्मेनियम का एनर्जी गैप कम है, सिलिकॉन का एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है? सिलिकॉन का साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन इन केस ऑफ द जर्मेनियम. तो जर्मेनियम में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कराना और बाहर निकालना इज कंपैरेटिवली इजियर, जबकि सिलिकॉन में हमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है. लेकिन फिर भी हम सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं. व्हाई? सर उसको आसान है डोपिंग वगैरह करना उसके लिए. जर्मेनियम में तो और भी आसान है. सर पर फिर हम कंट्रोल ज्यादा कर पा रहे हैं ना अगर उसका डिफरेंस ज्यादा है तो. हाँ, ये एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि हम उसको कंट्रोल ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं. एक्चुअल में जो मैंने आपको 0.6 to 0.7 वोल्ट बोला कि 0.6 to 0.7 वोल्ट पे कोई भी एक सेमीकंडक्टर कंडक्ट कर जाता है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, दैट वैल्यू इज फॉर सिलिकॉन ओनली. लेकिन अगर आप जर्मेनियम की बात करें तो ये 0.3 और 0.4 पे कंडक्ट करने लगेगा. तो ये जल्दी कंडक्ट करने लगेगा क्योंकि आपको कम एनर्जी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर मिलने लगेंगे. तो इसको कंट्रोल करना इज अ बिट डिफिकल्ट. दूसरी एक और बात कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी ज्यादा होता है सिलिकॉन से, ठीक है? क्योंकि हीट एनर्जी इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में लेके आ सकते हो वैलेंस बैंड से, ठीक है? तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होते हैं. अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो आपके जितने भी कंप्यूटर चिप्स होती हैं या माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो जनरली बेटा आपको मिलते हैं जैसे कि इंटेल की बात कर लो या सेलेरॉन की बात कर लो, दे ऑल आर सिलिकॉन बेस्ड एलिमेंट्स, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स. लेकिन AMD एथलॉन सुना है किसी ने? सर एथलॉन, हाँ जी. जो AMD एथलॉन की चिप्स होती हैं वो जो प्रोसेसर है बेसिकली दैट इज बेसिकली ऑन फैब्रिकेटेड ऑन जर्मेनियम. वो जो कंप्यूटर्स होते हैं जहां हमें बहुत फास्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है वहां हम लोग जर्मेनियम यूज करते हैं. लेकिन
जो हाउस होल्ड हमारे अप्लायंसेस है या जहां पर हमें ज्यादा कंट्रोलेबल लेट्स से के डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां हम सिलिकॉन यूज करते हैं। दूसरा, अबंडेंस आल्सो मैटर्स, सिलिकॉन इज मोर अबंडेंट देन जर्मेनियम, ठीक है। और इसीलिए हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं। एक तो इसकी जो वैल्यू है, कंडक्शन वैल्यू 0.6 टू 0.7 वोल्ट, वो एक आइडियल वैल्यू है। 0.3 और 0.4 इट कम्स टू अर्ली, और 1 वोल्ट से ज्यादा अगर हो जाता है देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर हो जाता है देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंसुलेटर मटेरियल्स। लेकिन जर्मेनियम से सिलिकॉन को कंट्रोल करना इज मच इजियर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सिलिकॉन। और फास्ट प्रोसेसिंग जैसे कि आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, दे आर बेस्ड ऑन जर्मेनियम बेसिकली, और वो कॉस्टली भी ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। होल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय p इन दिस केस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, यानी नेगेटिव जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दैट इज ni, is equals to positive charge carriers in intrinsic semiconductors, that is pi. So Ni is equals to Pi. The quantity NiPi is referred to as intrinsic carrier concentration. Now, the very important term which is called doping. What is doping? The deliberate addition of impurities to an or to a metalloid is basically called doping. Deliberate addition of impurities to an intrinsic semiconductor is called डोपिंग। अब एक डोपिंग दो तरह की होगी। पहला, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हो, और दूसरा आप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हो। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो ग्रुप 13 की डोपिंग करते हैं, और जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो ग्रुप 15 की डोपिंग की जाती है। तो डोपिंग के जो मेथड्स हैं वो तीन हैं। पहला, हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम्स। दूसरा, एडिंग प्योरिटी एटम्स इन द मॉल्टन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर। तीसरा, बॉम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इंप्योरिटी एटम्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एडिंग इंप्योरिटी एटम्स इन द मॉल्टन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब ऐसा करते हुए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबसे पहले एन टाइप, देखो ध्यान से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम जो कि हमारा बेस था, इस केस में किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उसमें आप देख रहे हो कि आर्सेनिक ऐड किया, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने ग्रुप 15 का एलिमेंट यहां पर डाला, और ग्रुप 15 का एलिमेंट डालने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास तो जर्मेनियम आकर कॉम्बिनेशन कर गया और कोवेलेंट बॉन्ड बना गया, बट एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया है यहां पर, विच यू कैन सी एग्जैक्टली जस्ट अबव द आर्सेनिक, है ना, दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर एक। Yes, sir. Yes, sir. अब पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने आर्सेनिक एटम्स होंगे और वो जो जर्मेनियम के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, वहां वहां पर आपको एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मिलने के बाद ये जो सबस्ट्रेट आपके पास बना, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, यानी दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन एक्सेस सबस्ट्रेट। तो इसका जो नेट चार्ज होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेट चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। आप थोड़ा सा इसको एक हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड भी देंगे, तो भी दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द क्रिस्टल इन सर्च ऑफ अ होल, और फिर वो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन अगेन स्टार्ट्स हियर, and ultimately the movement of these electrons basically constitutes some current through the n-type semiconductor. तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर हम लोग डालें तो हमें जो सबस्ट्रेट मिलेगा
वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और अगर हम लोग ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, यस, अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो हमें मिलेगा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो जैसा कि मैंने बोला ही था अभी आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो वी गेट NiPi इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज कैरियर्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ holes and electrons. The number of holes decreases because the large number of electrons present causes the rate of combination of electron with holes to increase. The rate of combination of electrons and holes is proportional to N and P, or the rate of combination is proportional to the product NP. Since the rate of combination is fixed at a given temperature, therefore the product NP must be a constant value. तो Ni square is equal to NP, ये constant value है किसी भी एक given temperature पर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ बॉन्ड्स टूटेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. Now let's move on to the p type semiconductor. अब इसके स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से। हमने इंडियम ऐड करा, जैसे आप इंडियम ऐड करते हो तो आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली सेंटर में इंडियम है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जर्मेनियम के साथ, और यहां पर इंडियम क्योंकि ट्राइवेलेंट होता है तो तीन जर्मेनियम इसका आप एग्जैक्टली कंबाइन कर गए, लेकिन बीच में जहां पर आपको डॉटेड लाइन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर एक होल क्रिएट हो गया, यानी यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया। इट मींस देयर इज अ वैकेंसी। तो जितने ज्यादा इंडियम एटम्स इसके अंदर होंगे उतनी ही ज्यादा ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर कि एक फोर्थ पार्ट पर एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट पर्टिकुलर वैकेंसी इज कॉल्ड अ होल। तो अब आप देख पा रहे हो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं बट दिस होल कैन नॉट मूव। तो होल्स आर इमोबाइल आयंस, हेंस यहां पर पॉजिटिव यानी इस पर्टिकुलर होल की अपनी एक एफिनिटी होगी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी की वजह से ही ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ द चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला अगेन रिमेन्स द सेम इन दिस केस ऑल्सो। यहां पर भी जो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में था, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर में था, वही फॉर्मूला यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, एंड that will be again Ni square is equals to NiPi, यानी at a constant at a certain temperature this particular product remains constant. तो अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर ग्रुप 4 एलिमेंट्स, वैसे ग्रुप 14 है, ठीक है, तो प्योर ग्रुप ग्रुप 14 ही तो होता है, प्योर ग्रुप 14 एलिमेंट्स, या हम वैलेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो वैलेंसी +-4 होनी चाहिए इंट्रिंसिक में, वो प्योर एलिमेंट्स होंगे। इनकी कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइट, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो यहाँ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, यानी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ट्राइवेलेंट होने चाहिए या पेंटावेलेंट होनी चाहिए, ठीक है, और दे आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एक और बात, जो अमाउंट ऑफ डोपिंग है ये बहुत मैटर करती है बेटा। अगर आपने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है, यानी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा कर दी तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट डिफरेंट तरह के डिवाइसेस डिफरेंटली बिहेव करने शुरू करेंगे। इसको आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि एक सिंपल डायोड बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बट अगर उसी डायोड को बनाते हुए आपकी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन आपने नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की ज्यादा कर दी
तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग हेवीली। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चार्जेस की डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन यानी ट्राइवेलेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने ज्यादा कर दी, तो आपको वोल्टेज रेगुलेटर मिलना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अ रेक्टिफायर। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडेड। हाँ, आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडेड, जो कि मैं कह रहा था डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, in n type the number of electrons is greater than that of holes, and in p type the number of holes is greater than that of electrons. अब सेमीकंडक्टर और मेटल्स के बीच में आप अपने आप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, हमने ऊपर बात की ये वाली। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। मेटल की बात करें तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सेकेंड, conductivity increases with rise in potential difference applied. Conductivity is an intrinsic property of a metal and is independent of the applied potential difference. Semiconductor does not obey Ohm's law or only partially obeys. Metals, they obeys Ohm's law. Fourth, doping the semiconductor with impurity vastly increases the conductivity, यानी वो कंडक्टिविटी को enhance कर देता है। लेकिन मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेकिंग अलॉय विद अनदर मेटल decreases the conductivity। ये हमने जो हमारा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि जब हम दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दें तो रेजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी होती है वो कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाती है। अब बेटा हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, लेट्स से, यहां ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर स्लाइड को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कि आपकी एनसीईआरटी में दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन इज नॉट गिवन, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने देखा कि किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो होल्स आर इमोबाइल आयंस, but they also seems to be moving from one point to the another point. But generally electrons are the mobile ions. लेकिन जब हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो नेट करंट फ्लोइंग थ्रू अ सेमीकंडक्टर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट, ठीक है, जो कि जनरेट होगा उसका सम मुझे मिलेगा आई, नेट करंट। नाउ करंट को हम क्या लिख सकते हैं, ANEVD, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी ANEVE और होल्स के लिए ANEVH। एन यहां पर है नंबर ऑफ होल्स और वहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगर आप इसको बेटा करंट को V by R लिखते हो, ठीक है, तो V by R इज इक्वल्स टू NEAVE प्लस NEAVH। इसमें से EA अगर आप कॉमन निकाल लें तो यू विल गेट द सम ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into the number of electrons plus drift velocity of holes into the number of holes। और यहां से आप R को क्या लिख सकते हो, रो L by A। तो A से A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। V by L is your electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डेंसिटी इज गिवन टू यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी इज, डेंसिटी नहीं है ये, रेजिस्टिविटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी इज द मोबिलिटी, और मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास यहां से एक रिलेशन बन जाएगा कंडक्टिविटी के लिए, यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इक्वल टू E into NE mu E plus NH mu H, and finally sigma is equals to E NE mu E plus NH mu H। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज हायर देन द होल मोबिलिटी। ये तो मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि होल्स तो जनरली इमोबाइल आयंस होते हैं। द रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द होल एंड इलेक्ट्रॉन्स densities but also on their mobilities। The mobility depends relatively weakly on temperature।
तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर अगर स्लाइटली चेंज हो या हम नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशंस की बात करें तो उतने पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत कम है तो इसका मतलब अपने आप से जो थर्मल करंट होगा वो भी काफी कम होगा। दैट इज वाई कि मोबिलिटी इसकी कम होती है या मोबिलिटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है। सो दिस वाज द वास्टली थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 1। यहां तक का सारा पार्ट आपके कोर्स में है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 के अंदर यहाँ 7 टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, यहां तक का पूरा पार्ट आपके कोर्स में। सो 1 and 2 आर कंप्लीटली इन योर कोर्स, और जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा बोर्ड पर। तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं और बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट बना के हमें क्या फायदा हुआ और किस तरह से हम पीएन जंक्शन डायोड यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. और इसकी जो थ्योरी होगी, ठीक है, वो आप इन्हीं स्लाइड्स के थ्रू भी अगर पढ़ लेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। रीजन इज कि यहाँ पर जितना भी जो भी कुछ इन स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो आपको अलग से पूरी की पूरी एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से कर लेंगे, दैट विल आल्सो बी फाइन। लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर और जरूर करेंगे। हो सकता है मुझसे कुछ चीजें छूट भी सकती हैं लिखते हुए। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो एक आध दो पॉइंट कुछ ऐसे हो भी सकते हैं जो कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो एनसीईआरटी जरूर और जरूर पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड बनाते कैसे? पहले मैंने सोचा था कि मैं एनर्जी बैंड्स वगैरह के नोट्स बोर्ड पर लिख दूं, फिर मैंने कहा नहीं, जब स्लाइड बनी हुई है तो फिर फायदा नहीं है कोई इसको बोर्ड पर लिखने का। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर बोर्ड पर जो स्पेस है उस स्पेस की वजह से मैं हो सकता है कोई एक आधी चीज और छोड़ दूं, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको स्लाइड्स के थ्रू ही करेंगे। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। हमने दो सबस्ट्रेट्स बनाए, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अगर बेटा मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, ये हमारा पी, ये एन। अब इनको जोड़ते कैसे हैं? जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो एक हमारे पास होता है पी टाइप सबस्ट्रेट और एक होता है एन टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल वेफर्स, वेरी फाइन वेफर्स, थिन वेफर्स ऑफ, these are very small and thin wafers of p and n type substrates, और ये इतने फाइन होते हैं जितने के जैसा आप मिठाइयों के ऊपर चांदी की वर्क लगती है जो, ठीक है, वो जितनी फाइन होती है शायद उतने फाइन ये वेफर्स होते हैं। इतने फाइन वेफर्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, विद टू इलेक्ट्रोड्स, और एक इलेक्ट्रोड जैसे कि ये लगाया और एक इलेक्ट्रोड यहां से नीचे से लगाया जाएगा, और फिर जब हम इसको ऐसा देखेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोड मान लो कि यहां लगा रखा है, ठीक है, और आपने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये तो बन गया आपके पास जंक्शन, ठीक है, दिस पार्ट वेयर दे आर सपोज्ड टू बी मीटिंग टुगेदर द टू सर्फेसेस, और ये आपके पास हो गए दो इलेक्ट्रोड्स। तो जो नाम है पीएन जंक्शन डायोड, दैट नेम इज ड्यू टू डायोड मींस डाई मींस टू, ओड आया इलेक्ट्रोड से, ठीक है, तो टू इलेक्ट्रोड्स इनको मिला के बना डायोड। और P और N को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारे पास एक इंटरफेस हुआ जहां पर P और N एक दूसरे के साथ सरफेस टू सरफेस टच कर रहे होंगे, लेकिन इसको ऐसा करने के बाद हीट किया जाता है सो दैट द टू सर्फेसेस जेल्ड टुगेदर प्रॉपर्ली। अब जेल होने के बाद यहां से ये हमारा एक इलेक्ट्रोड निकला और ये एक इलेक्ट्रोड,
जो p वाली साइड का इलेक्ट्रोड होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एनोड, और n साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, p के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, मैंने बोला मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, तो कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे। सिमिलरली n के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, और उन माइनॉरिटी कैरियर्स को यहां बोला जाएगा होल्स। अब पीएन जंक्शन में देखो क्या होगा, अभी हमने इसको किसी भी बैटरी से, किसी भी सेल से कनेक्ट नहीं किया हुआ। एट रूम टेम्परेचर हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर्स आर स्लाइटली कंडक्टिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहां जंक्शन के पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ जाएगी। लाइकवाइज यहां पर भी बहुत सारे होल्स होंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी होल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। होल्स की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इतनी होगी कि यहां पर ये जंक्शन के पास आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बट दे विल नॉट क्रॉस द जंक्शन। और अगर इक्का दुक्का हो भी रहा होगा तो उससे कोई बहुत ज्यादा करंट हमें मिलता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की प्रेजेंस की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसको इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। लिखो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। यहां हमें तीन चीजों के बारे में ज्यादा समझना है। एक है बेटा डिफ्यूजन करंट, एक है डिप्लीशन रीजन, एक है ड्रिफ्ट करंट, और पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर से पहले लिखें डिप्लीशन रीजन। लिखो डिप्लीशन रीजन, चार चीजें समझनी है। पहला है डिप्लीशन रीजन। लिखो डिप्लीशन रीजन, the region containing